अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हूँ जी। अब हाँ जी का वक्त पता नहीं आना या नहीं आना, समझ नहीं आ रही कि हाँ जी किसने करनी है। लेकिन मुमलिकत खुदादाद इसमें पूरा साल शुगल मेला तो चलता है, अक्टूबर नवंबर के करीब जाके काम तेज़ हो जाता है। हाँ, यू आर राइट, है ना। सियासत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, खलबली सी मच जाती है और हर एक को लगता है कि कुछ होने वाला है। और जो जिनकी तरफ से होता है वो भी नहीं बताते कि कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला, कि स्कैन में ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है। बहरहाल तारीखें देने में इस वक्त हर सहाफ़ी पेश है कि कोई कह रहा है 30 दिन में, कोई कह रहा है 40 दिन में। आपको नक्शा, नक्शा बदलता नजर है। सिर्फ आप नहीं कह रहे। हाँ, मैं नहीं कह रहा जी, सिर्फ आप नहीं कह रहे, बाकी सभी ये बता रहे हैं। पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं कि पैकिंग शुरू हो रही है, होने वाली है, 40 दिन में ये हो जाएगा, 30 दिन में ये हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो हुकूमती हलके हैं उनकी तरफ से भी ऐसे दावे जो वो पूरे नहीं कर पा रहे। उससे ऐसे लगता है कि जो बाकी साफ़ी बात कर रहे हैं फ़िलहाल उनके पलड़े में वज़न ज़्यादा है। आपकी जो बात है ना वो यूनिक है कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आपने ये कहा बहुत बार। लेकिन एक और आपका तज्जिया कि जो मुज़ाकरात की एक रेलगाड़ी चली है, जो इमरान खान साहब ने उसमें कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। आपने कहा कि ऐसा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं किया जाएगा। उसकी जो पहली अलामत हमें दिखाई दी वो ये कि महमूद अचकज़ई साहब, जिनको मैंडेट दिया गया था पहले राब्तों का इमरान खान साहब की जानिब से, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो अगले हफ्ते तक राब्ता करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से। तो ये इस्टेब्लिशमेंट तो ना हुई फिर, तो हुकूमत हुई ना। हाँ, अच्छा, लेकिन बातें दो अलग अलग हो गई ना कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो सियासतदानों से बात करने चले हैं, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को नुमाइंदा मुकर्रर करने का कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासतदानों से ही राब्ते करना पड़ रहे हैं अगर महमूद अचकज़ई साहब ऐसा करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये राब्ते कामयाब होंगे और ये दोनों लीडर्स कोई किरदार अदा कर सकेंगे और इमरान खान साहब आमादा हो जाएंगे इन दोनों के साथ बातचीत पर? खान साहब ने तो बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि इनसे क्या बात करनी है, वो तो इनकी छुट्टी कराना चाहते हैं। वो तो कहते हैं इनको जेलों में डालें आप। अच्छा, लेकिन एक बात है, नवाज शरीफ साहब की तो एक तरह से छुट्टी ही है वो। हाँ, मगर इस वक्त तो नून लीग और पीपीपी की बात हो रही है ना। अच्छा, हाँ, बात तो उनकी हो रही है। वो कहते हैं ये सारी सियासी जमातें 30 साल से वो घबरानी कर रही हैं, नथिंग टू शो फॉर इट, तबाह कर दिया मुल्क, करप्शन की है वगैरह वगैरह। और जो जिस प्रोग्राम के ऊपर खान साहब शुरू हुए थे वो तो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबको जेलों में डाल के और ताला लगा के चाबी फेंक देंगे वो तो ये चाहते हैं, वन पार्टी रूल चाहते हैं। वो कहते हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड जो है उन्हीं की है और इनको तो फारग करना है। तो अब बात यह है कि फिर इनसे बात कैसे करेंगे, और बात अगर करेंगे भी तो क्या ये बात होगी कि आप घर चले जाएं, हाँ, मुझे आने दें, मैं आपको जेल में डालूंगा 3 शराइत पे। अच्छा, तो अब बात यह है कि इसलिए ये बात जाएगी नहीं कहीं भी। अच्छा। दूसरी चीज़ कि वो मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ बात करूंगा क्योंकि उनके पास पावर है, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बात नहीं करेगी। बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट खुलेआम ये ज़ाहिर हो जाता है कि उनकी तरफ से बातचीत शुरू हो गई है तो इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाएगी बहुत। खान साहब का बयानिया जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तो किसी सूरत में भी खान साहब के साथ बराह रास्त या इवन इनडायरेक्टली जिससे ये पता चल जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव आया, वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये कहा था कि अभी ये सारी बातें हैं और दोनों साइड्स जो हैं सिंसियर नहीं हैं और दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस मिले कि वो अपना काम बढ़ा सकें। इस्टेब्लिशमेंट नहीं ये चाहती कि उनको सारा वक्त पीटीआई अटैक करती रहे। अच्छा। और इसी तरीके से पीटीआई ये नहीं चाहती कि सारा वक्त उनके लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है और उनके दरमियान डिवाइड एंड रूल का फ़लसफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। इस वक्त कितने ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर, और तो ये इस किस्म की सिचुएशन चल रही है और ये थोड़ी देर तक ये चलेगी, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। खान साहब अपना मौक़िफ़ फिर बदलेंगे। अच्छा। जब देखेंगे ना कि दूसरी तरफ से पेशकदमी नहीं हुई जिस किस्म की वो पेशकदमी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बात करे, कुछ भी बात करे, आए तो सही। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट का बंदा पहुंचा और ये मीडिया ने कहा कि जनाब फलाना बंदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गया है इनको मिलने, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है, खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि भाई
आ गए हैं बात करने के लिए। इसका मतलब है कि मैं ना मुल्ज़िम हूँ ना मैं गद्दार हूँ। कोई गद्दारों के साथ तो बात नहीं होती ना, मुल्ज़िम के साथ बात नहीं होती ना। तो अब इनके ऊपर तो वो नॉर्मल जो सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, करप्शन के लग गए या इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, मगर गद्दारी का इल्ज़ाम तो बहुत कम लोगों पे लगता है, और जब वो लगता है तो बहुत सीरियस किस्म का होता है। तो उसमें और ये जो इल्ज़ाम लग रहा है उनके ऊपर गद्दारी का, क्योंकि गद्दारी किस किस्म की गद्दारी, ये तो नहीं है कि वो अमेरिकन एजेंट है, ये तो नहीं कि वो इंडियन एजेंट है। यहाँ तो ये लग रहा है कि आपने रियासत के सबसे हाईएस्ट अदारे को टारगेट किया, आपने रियासत को कमज़ोर किया, आपने फ़ौज को अटैक किया और उसकी लीडरशिप को आपने अटैक किया, यू वीकेंड द कंट्री। ये पहली दफ़ा ये इस किस्म का इल्ज़ाम लगा किसी के ऊपर भी। आज तक किसी भी सियासतदान के ऊपर, नवाज शरीफ को ये लगता था कि उसने टारगेट किया है एक दो लोगों को, यहाँ तो ठीक ठाक किस्म की हो रही हैं और ठीक ठाक किस्म के नारे लग रहे हैं, वर्दी शर्दी ये वो इस किस्म की बातें हो रही हैं जो कि आज तक कभी हुई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अलबत्ता सियासतदानों के साथ बात बढ़ेगी, क्योंकि सियासतदान हमेशा तैयार होते हैं बात करने के लिए। अच्छा। वो बात कहीं जाए या ना जाए, बातचीत चलती रहती है, जिसके साथ तल्लकात रहते हैं, और पार्लियामेंट चलती है, क्योंकि पार्लियामेंट भी तो डिबेटिंग क्लब है ना, वहाँ भी तो बातचीत की इजाज़त है ना, खड़े होकर बात करें, गालियाँ दें, जो मर्जी करें, जिसको मर्जी करें, इम्यूनिटी है। तो इसलिए अब अगर अचकज़ई साहब जो हैं वो फिर से एक्टिव होने लगे हैं, तो वो एक्टिव कहाँ होंगे? वो पार्लियामेंट में ही एक्टिव हो सकते हैं ना। किसके साथ एक्टिव होंगे? वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही एक्टिव होंगे ना, और किसके साथ हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो फ्रैंकली मैं नहीं समझता ये इनिशिएटिव कहीं जाएगा। अच्छा। इसीलिए मैंने उस दिन कल कहा था ये आर्म्स लेंथ। खान साहब तो नॉमिनेट कर देंगे कि जी मैंने किसी को नॉमिनेट कर दिया, गंडापुर को कर देंगे, अचकज़ई को कर ही दिया उन्होंने, एंड सो ऑन। मगर दूसरी तरफ से कौन नॉमिनेट होगा? शहबाज शरीफ साहब नॉमिनेट कर सकते हैं, इसहाक डार को नॉमिनेट कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ को नॉमिनेट कर सकते हैं, जाइए। अब मुसद्दक मलिक ने तो ऑलरेडी कह दिया मैं तैयार हूँ, हमारी हुकूमत तैयार है बात करने के लिए। तो जब बात करने की बात आती है तो फिर यहाँ तो बातें, कब से ये पार्लियामेंट आई है आयशा? कितने महीने हो गए इनको? मार्च में हाँ, तो समझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीनों में इन्होंने आपस में बैठचीत, पीटीआई बैठी हुई है ना, ऑपोजिशन लीडर है ना पीटीआई, तो क्या उनके साथ बैठ के जो कमेटीज बननी थी, जो पार्लियामेंट की झगड़ा रहा, उसके ऊपर नहीं अभी तक फैसले हुए कि कौन सी कमेटी में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो ये अगर ये आम नॉर्मल रूटीन का काम है जो पार्लियामेंट का, जिसके अंदर 30 के करीब पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं, ऑडिट कमेटी बनती है, फलानी कमेटी बनती है, ये बनती, वो भी नहीं भी बन सकी, इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो ये बात इलेक्शन फिर से ये करें, ये कैसे होगी? हाँ। तो मुझे यही लगता है कि ये, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई इस किस्म की पेशकदमी कामयाब नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है इस गवर्नमेंट के अलावा इस एस्टेब्लिशमेंट को। इस एस्टैब्लिशमेंट और इस ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने जप्पी डाली हुई एक दूसरे, जिस दिन जप्पी टूटी तो दोनों गए। अच्छा, यानी लाइफ लाइन है एक दूसरे की। लेकिन इस ब्रीदिंग स्पेस को ढूंढने की वजह नहीं समझ आ रही कि somebody needs to save its nose। ब्रीदिंग स्पेस चाहिए टू गेट द इकोनॉमी मूविंग, ताकि दुनिया देखे कि स्टेबिलिटी आ गई है। अच्छा। अभी इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो सऊदी अरेबिया ने वादा किया था, जो यूएई ने वादा किया था, जो चाइना ने वादा किया था, जो और लोगों ने वादे किए थे, अरबों रुपए की बात हो रही थी, वो क्यों नहीं आ रही? ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये क्योंकि हमें सख्त चाहिए ना। एक तो ये कि हर एम्बेसडर जो है इस्लामाबाद में जो बैठा है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, वो जो लिख रहा है अपनी रिपोर्ट्स, वो यही लिख रहा है कि ये तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस मुल्क में, और नज़र भी नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी आएगी कैसे। खान जो है हिलता नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट हिलती नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है इसका कोई इरादा नहीं कहीं जाने का, ये लगी हुई है। और यहाँ तक वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो IMF का प्रोग्राम कर रही है, ये है तो मुश्किल, बड़ा अनपॉपुलर है, मगर ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। अगर ये एक प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर जो पैसे इन्होंने वापस हमारे करने हैं वो भी नहीं वापस होंगे, कोलैप्स हो जाएगा, कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाएगी, हम भी लगे जाएंगे, हमारे पैसे जो इन्वेस्ट हुए वो भी लगे जाएंगे। इसलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। अच्छा। बिकॉज उनके बड़े यहाँ स्टेक्स हैं और उन्हें फिक्र है कि यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी होगी, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ इंस्टेबिलिटी का। जो लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट नवंबर में जा रही है, तो आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट के जाने से पहले
और बढ़ेगी नहीं इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट जाएगी ना, क्राइसिस और बढ़ेगी तो जाएगी ना। पहली बात, क्राइसिस बढ़ती है तो मईशत जो है वो बैठ जाती है, काम करने लोग छोड़ देते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। फिर ठीक है, तो फिर उस वक्त फिर IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम भी ठहर जाते हैं, पैसे आने रुक जाते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो जो चीज़ आप रोकना चाह रहे हैं वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए तो वो अगर सपोज वो क्राइसिस होती है तो क्राइसिस से कैसे निकलेंगे? 2 तरीके निकलने के। एक तरीका ये है कि जी नई इलेक्शन कराएं, ठीक 3 महीने हैं जो डिमांड कर रहे हैं 3 महीने तो उसमें लग जाएंगे। उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी आएगी, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। फिर इलेक्शन कमिश्नर चेंज करनी है, खान साहब ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं मानेंगे, फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, नए रूल्स बनेंगे इलेक्शन के लिए। तो फिर मतलब है कि 4-5 महीने तक ही निकल जाएंगे लड़ाई झगड़े। और उधर से इकोनॉमी बैठ रही होगी और उधर से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा गुस्सा बढ़ रहा होगा कि हम तो इकोनॉमी को बचाने आए हैं, बिकॉज इकोनॉमी ना रही तो कोई भी नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना ये रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि इस गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। एक ही ऑप्शन है कि ये 5 साल जैसे भी है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये गवर्नमेंट चले, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, ठीक है। आवाम के लिए बाद में जाके कोई थोड़ी सी ईज ऑफ हो, ठीक है। आर्मी के अंदर जो इस वक्त बेचैनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, फॉरेन रिलेशंस ठीक किए जाएं। ये बहुत बड़ा एक एजेंडा इशू है। अगर आप इसको अभी अधूरा छोड़ देंगे या एड्रेस ही नहीं करेंगे क्योंकि खान साहब को अकोमोडेट करना है तो ये सबके गले पड़ जाएगी बात। अब यही इश्यूज हैं। दिस इज़ वाई आई फील कि खान साहब की जो डिमांड है जितनी भी लेजिटिमेट हो कि इलेक्शन चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो उतनी ही लेजिटिमेट है जितनी कि 2018 की इलेक्शन चोरी हुई थी। तो उस वक्त की जो अपोजिशन बनी उन्होंने यही कहा ना, कौड़ा कुट करो बह जाओ, ठीक है जी, अब चलन दो खान नो। खान साहब तो आसानी के साथ 5 साल काट सकते थे, तो उन्होंने तो हरकतें जिस किस्म की करनी शुरू कर दी, वो तो बहरहाल ऐसी किसी सपोर्ट किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला जितना खान साहब की गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट दिया। अब उन्होंने अपना काम खराब कर लिया एक जिद की वजह से। तो अब बात यह है कि क्या ही विल बी अलाउड or to come back by this opposition and by this establishment? No. Until and unless there is a change in the establishment. Okay. Short of that, there will be no change in the politics of this country. Okay. वो किसी सूरत में नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, क्यों होगा, उसके बाद क्या नए रूल्स बनेंगे नहीं बनेंगे। और जो खतरा नज़र आता है वो यही आता है कि ये समझते हैं हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इक्वल चांसेस हैं कि आप उसके बिल्कुल बरक्स किसी सड़क पर चल पड़े, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होगी। आप इलेक्शन मांग रहे हैं, मोर फ्रीडम मांग रहे हैं, यहाँ तो दिन ब दिन पोलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है, क्रैकडाउन चलने शुरू हो गए हैं, इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, नए कानून बनने शुरू हो गए हैं। तो वे विल दिस एंड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक अगर कोई पोजीशन है तो वो खान साहब को पहल करनी पड़ेगी। खान साहब को अपने सपोर्टर्स का कहना पड़ेगा कि लेट वी विल, जैसे नवाज शरीफ ने जिन्होंने कहते हैं ना कौड़ा कोट करके क्या जी चलो सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाद में हम डील कर लेंगे, ये डील करके तो सर्वाइवल करते हैं। तो खान साहब को भी कोई डील करनी पड़ेगी एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज अ रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशनरी सिचुएशन नहीं है, ये अनार्की की सिचुएशन है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिचुएशन नहीं है, ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट। कौन बनेगा, वो कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा एस्टैब्लिशमेंट का बेस्ट फ्रेंड मुख्यमंत्री। अच्छा ये सिचुएशन। अच्छा सिर साहब, आपने अपने एनालिसिस में कहा था कि रिलैक्सेशंस मांगी जाएंगी दोनों तरफ से, जिनमें से एक रिलैक्सेशन ये भी हो सकती है मुमकिन तौर पर कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाए, फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए उनकी रिहाइशगाह पर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा एज होगा कि उनके लीडर बाहर आ जाएंगे। अब ये आपकी बात बहुत से एनालिसिस में भी आ रही है, लेकिन मुख्तलिफ फार्मूले, हर कोई अपने अपने फार्मूले लेकर मार्केट में आया कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हों, इमरान खान साहब बेशक ना हो जो थोड़े अरसे के लिए काम चला लें। इमरान खान साहब की मजबूरी ये है कि आपने कहा सारा पॉलिटिकल कैपिटल उनकी उस जंग के ऊपर है जो वो लेकर झंडा चले हैं सिविल सुप्रीमेसी का, लेकिन बिहाइंड क्या है वो आपने अभी बताया। महमूद अचकज़ई साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना, फिर ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट करके ये बताना कि महमूद अचकज़ई साहब ने इमरान खान साहब की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। देयर इज़ समथिंग फिशी, कोई खिचड़ी पक रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि आप महमूद अचकज़ई साहब के थ्रू आएँ, बैठ के हम बात कर लेते हैं थोड़े अरसे के लिए, इन मामलात को इस तरह से चलाते हैं। दोनों तरफ ना शहबाज शरीफ साहब उधर से आ रहे हैं ना उधर से इमरान खान साहब आमने सामने बैठ रहे हैं,
तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए आपके ख्याल में कोई ऐसा हल निकल सकता है जो इससे पहले नहीं निकला, क्योंकि डिमांड्स तो वही हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो है, वो तो शहबाज शरीफ के पास है। इट्स नॉट विद आसिफ जरदारी नॉर विद नवाज शरीफ। ये मैं आज आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। अच्छा, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, मगर अब वो मियाँ साहब के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। ये मैं आज आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। मियाँ साहब का इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो इसको चलाएं ऑन अ हैंड्स ऑन बेसिस, पीछे हट गए हैं। ठीक। अच्छा। तो अब, और ये क्यों इनके हाथ में क्यों है? बिकॉज दे आर क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा। मियाँ साहब इज़ नॉट क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। उनका तो एक मौक़िफ़ है ना। शहबाज शरीफ का तो उल्टा मौक़िफ़ था ना जी। I love the establishment loves me। उनका मुज़ाहमत है, उनका मुसालिहत है। loves me not, loves me not। अच्छा, अब वो जो है ना, वो मरियम ने भी सोचा कि this is the best policy। Obviously, this is the only way। Power talks with power। Power talks with power। तो she's, so both the chief minister and the prime minister are totally with the establishment। Okay। ठीक है। ठीक। मियाँ साहब पीछे होके बैठ गए हैं कि जी मैनेज करो फिर, ठीक है। बिकॉज नाउ वी आर हियर दिस स्टेज। अब क्या हम, और मियाँ साहब तो उनका तो अपना बहुत सी पॉलिसी इश्यूज़ हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपना बयानिया फॉर द सेक ऑफ शहबाज शरीफ एंड मरियम, एंड ऑल्सो कि हाँ, मुल्क के लिए तो कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। ठीक है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं जो एंटी पीपल हैं, अब क्या क्या करें, हम तो मुल्क की के लिए कर रहे हैं। वो कौड़ा कोट करके ही कहना पड़ता है, यही कहना पड़ता है, मजबूरी। मगर बात, असली बात क्या है? असली बात ये है कि नून लीग हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। हाँ, मियाँ साहब को भी पता है इस बात का, सबको पता है, इसीलिए चुप भी हैं वो। इसीलिए वो चुप भी है कि अब मैं किस मुंह से बात करूँ। यहाँ तो सारा वोट बैंक ले गया इमरान खान। अच्छा, अब बात यह है कि so to say कि जी आसिफ जरदारी and can play a role और नवाज शरीफ can play a role जिसके साथ इमरान खान को accommodate किया जाए, I don't think that's going to happen। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आसिफ जरदारी में और नवाज शरीफ में एक फ़र्क है। क्या? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जब इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि जी वक्त आ गया है, जब भी वो हो, अगर वो हो कि अब ज़रा इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट करनी है। अच्छा। या पीटीआई के लिए, जैसे आपने कहा इमरान खान ना भी हो तो पीटीआई के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, तो आसिफ जरदारी कहेगा नो प्रॉब्लम। मगर मियाँ साहब नहीं मानेंगे। अच्छा। मियाँ साहब कहेंगे नहीं, इससे बेहतर है हम बाहर आ जाएं, स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे, हम छोड़ देते हैं, आप कर लें जो आपने करना है। अच्छा। ठीक, वी विल नॉट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर यू। ठीक, मगर सवाल यह है कि आर वी एट दैट स्टेज? जो कि मैंने पहले कहा था, वी आर नॉट एट दैट स्टेज। अब आइए जो सवाल भी आज आए हैं, वी विल टॉक अबाउट सम अदर इश्यूज कि वो स्टेज कब आएगी, आ भी सकती है या नहीं आ सकती। वी विल डिस्कस दोस। आज सवाल आए हैं, उनके अंदर मैं इसका एड्रेस करूंगा इस इशू को। ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी हम भी ब्रीदिंग स्पेस ढूंढने की कोशिश इस वक्त सियासी कुव्वतें कर रही हैं, ढूंढ पाएंगे या नहीं, आने वाले दिन बताएंगे। ग्रैंड अलायंस एक बनने जा रहा है, कौन कौन उसका हिस्सा हो सकता है और कितना टफ टाइम इस हुकूमत को दे सकता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिन्फ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं। सिर साहब गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहाँ पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी,
तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा जिस सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख़ इंसान की ही है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस, हिस्ट्री में जो माइग्रेशंस हुई हैं एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। इसीलिए वो कहते हैं कि इंडो जर्मैनिक रेसेस, आर्यंस आए, फिर माइग्रेशंस होती रही हैं, और वो इसीलिए होती रही हैं कि वो सेटल करते हैं कहीं, फिर वहाँ टाइट हो जाती है रिसोर्स के साथ जो तल्लक है कि फिर वहाँ से आगे मूव करते हैं। दिस इज़ वाई ईरान के और मेसोपोटामिया से लेके सेंट्रल एशिया से लोग लेके माइग्रेट करते करते कबाइले पाकिस्तान आए, फिर इधर से आगे गए एंड सो ऑन। दैट इज़ हाउ माइग्रेशंस टेक प्लेस, एंड दे टेक प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी। तीनों चीज़ें होती हैं। तो अब वही सिचुएशन ये है कि तीनों जो सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ना सिक्योरिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ऊपर से गुर्बत और महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो फिर लोग रिस्क लेते हैं। अब ये जो जिन्हें अब आप कहते हैं बोट पीपल, ये कौन है बोट पीपल? ये कौन लोग हैं जो 50,000 आप कह रहे हैं इराक के अंदर डिसअपीयर कर गए, ज़ायरीन के रूप में गए? और अब जाते किस तरीके से हैं? 3 तरीके हैं। एक ये इलीगल बोट्स के ज़रिए कि कराची से किश्ती में बैठे निकल गए दुबई, दुबई से निकले इधर चले गए टर्की से निकले गए इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकले, थाईलैंड मलेशिया की तरफ निकले, वहाँ से क्रॉस किया। और तो ये बोट पीपल हैं। दीज आर पीपल हु इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं कि बोट्स के अंदर बैठ के समंदर में, और मारे जाते हैं। फिर भी जो लोग आपका ख्याल है जो इटली में पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं? वो यूरोप में कहीं पहुँचे, वहाँ से बोट्स ली और बोट्स लेके इलीगली क्रॉस द बॉर्डर एंड कम इनटू टर्की एंड सो ऑन, इनटू इटली एंड सो ऑन। तो दीज आर पीपल हु आर डेस्परेट। इनको कुछ नज़र नहीं आता कहीं भी, और वो बेचारे निकलते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ कमाने के लिए। तो अब इनमें से ज़्यादातर वही हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, लेबर क्लास। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस किस्म की रिस्क नहीं लेते। वो कोशिश करते हैं जो कहीं भी जॉब मिल जाए, जिस किस्म का भी जॉब मिल जाए, तो बैठ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लीगल तरीके से जाते हैं जी। जो अनएम्प्लॉयड, गरीब और डेस्परेट लोग होते हैं वो फिर, और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो फिर हर किस्म की कोशिश करते हैं कि निकलने हैं यहाँ से। तो दैट इज़ वेयर दिस इलीगल थिंग कम्स फ्रॉम। अब ये बेगर्स का जो आपने इशू किया, अब बेगर्स जो हैं ये कोई वीज़ा लेता है ज़ियारत का, कोई वीज़ा लेता है उम्रा का, कोई किसी को टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाते हैं और पैसे देते हैं ये एजेंट्स को कि हमें वीज़ा दिलवा दें। एक दफ़ा पहुंच गए ऐसे होते तो फिर उस पर गायब हो जाते हैं। दे बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक। और जब इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो तो कहते हैं दिखाओ अपनी लीगल स्टेटस, और लीगल स्टेटस होता नहीं है तो फिर या वो इलीगल काम करते हैं, और वो इलीगल काम पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, इंडियंस के लिए करते हैं, अरबों के लिए तो नहीं, अरबों तो हायर नहीं करेंगे कभी। तो और या वो बेगर्स सड़क पे आ जाते हैं जी। आप यकीन करें, यहाँ एक सर्वे हुआ था बेगर्स का कराची में 10 साल पहले। अच्छा। कि ये बेगर्स कमाते कितना है? पता है आपको क्या रेट्स हैं? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ सरगोदा वाले एक शख्स की रिसेंट, आपने शायद स्टोरी सुनी हो, वो सड़क पर बेहोश मिले गली में, मोहम्मद शख्स थे, और उनकी जेब से 5 लाख रुपए बरामद हुए। जब मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि उनके पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब के कई वीज़े लगे हुए। आप बोलिए, 10-12 साल पहले कराची के अंदर एक सर्वे हुआ था। अच्छा। एक NGO ने किया था। पता ये चला कि कराची के अंदर जो एवरेज दिन की कमाई है एक बेगर की, अच्छा, वो 1000 रुपये है। अच्छा। और लाहौर शहर में उससे ज़्यादा है, और इस्लामाबाद में भी लगभग इतनी है। 2000 रुपये तक एक आम बेगर जो है वो कमा लेता है। ओके। अब 2000 रुपये का मतलब है कि कोई 60,000 रुपये, 60,000 महाना। अब 60,000 महाना में अगर 3 फैमिली मेंबर्स लगे हों तो लाख रुपया तो बना लिया ना। उससे ज़्यादा हो गया, 180 के काम भी ना किया और बैठे रहे, और रमज़ान से पहले ये बढ़ जाता है, बिकॉज लोगों को उस वक्त हमारी जो ट्रेडिशन है मुसलमानों की कि वो पैसे देते हैं रमज़ान के वक्त, तो वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि begging is now becoming a business, is becoming an employment. अभी
यहाँ एस्टिमेट किया गया कि आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बैगेज हैं, गेस करो कितने होंगे। अंदाज़न नहीं, मेरा अंदाज़ा इसलिए नहीं है, मुझे एक एक सिग्नल पे कोई 8 से 10 दिखाई देते हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, nearly 20 million इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो अब बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। दिस इशू अराइजेज इन कंट्रीज वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लो, एजुकेशन लेवल्स आर नो, लिटरेसी इज़ लो, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल एंड पीपल टर्न टू क्राइम और बेगिंग। ओके। तो ये दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। आपने 70 लोगों की बात की, यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये वायलेट करते हैं उसके बावजूद और बहुत बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि ये अपनी जगह पे बेगिंग और ब्रेकिंग द क्राइम। अब एक नई ड्रामा शुरू हो गया, पोलिटिसाइजेशन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ये भी साथ ले जाते हैं वहाँ, और उन मुल्कों में जहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स बैन की हुई है बिल्कुल, बिकॉज वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। वो पॉलिटिक्स है ही नहीं उस मुल्क में, बिकॉज वो या मोनार्कीज़ हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, वहाँ कोई पॉलिटिक्स इज़ नॉट अलाउड। ये यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की पीटीआई एंड पीपीपी ये अपनी पॉलिटिक्स उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ फिर एहतजाज भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। और उन्होंने वार्निंग्स भी दी हैं कि अगर आप ये काम यहाँ करेंगे हम आपको फेंक देंगे, बाज नहीं आते। वो मतलब है कि इस किस्म की सिचुएशन रिस्क लेते हैं हर तरह का। और फिर अब ये है कि जब भी आयशा कहीं भी किसी मुल्क में भी, यूरोप में ख़ासूसन कोई क्राइम होती है ना जी, 9/11 जब हुआ था तो उसके बाद जो भी क्राइम होती थी ना तो डर ये लगता था कि ये, पहले डर ये लगता था कि ये मुसलमान होगा, दूसरा डर ये लगता था कि ये इराक, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान इस किस्म की जगह से या अरब मिडल ईस्ट से कोई ना कोई होगा। अब जब भी कोई क्राइम होती है जिसका तल्लुक, क्राइम का तल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है, तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानी हर जगह पे ज़्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं जी। तो ये इस्लामी फोबिया जो हो रहा है यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट्स तब्दील हो रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, राइट विंग आ रही है अंदर इनटू पावर, उनका सबसे बड़ा जो है वो यही इस्लामी फोबिया है। और आप पहले इस्लामी फोबिया में अरब नेशंस वर इन्वॉल्व, वो कहते थे ये सलाफी हैं, ये वहाबी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब पाकिस्तानीज आर कमिंग इनटू द लाइमलाइट। तो दिस इज इसका ये मतलब है कि ये जो रास्ते पहले हमारे लिए बंद हो रहे हैं और भी बंद होंगे। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, वर्क एथिक्स की भी बात, नर्सिस ने जो उधर, अब नर्सिस कैसे, क्या प्रॉब्लम है नर्सिस का, वो ये है कि इनकी यहाँ जो तालीम, जो ये सर्टिफिकेट लेते हैं जाली हैं जी, वो जाली सर्टिफिकेट्स हैं या वो फज्ड सर्टिफिकेट्स हैं या वो फेक सर्टिफिकेट्स हैं या मतलब सिफारिशें लगवा के नंबर लगवाए हैं या चीटिंग करके किए, कोर्सेज पूरे नहीं किए, सर्टिफिकेशन ले ली और यहाँ आसानी से मिल जाती है। तो आपको पता ही है जो हमारी डिग्रीज़ का हाल है, जाली डिग्रियाँ भी बिकती हैं यहाँ, और वो डिग्रीज़ लेके और ये नौकरियाँ ले लेते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ दे नॉट अप टू द जॉब और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। या अब नर्सिंग इस, आपको पता है कि वन रीज़न वाई मेडिकल टूरिज़म इज़ टेकिंग ऑफ इन थाईलैंड एंड इन इंडिया। मेडिकल टूरिज़म क्या होती है? मेडिकल टूरिज़म ये है अच्छे अस्पताल, सस्ते अस्पताल, top quality doctors, and finally most important if not nursing, quality of nursing, post operation care। हमारे यहाँ सर्जन्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट सेक्टर में इतने बुरे नहीं हैं, मगर जो नर्सिंग क्वालिटी है इट्स नॉट अप टू द मार्क। जो ज़्यादातर जो फिक्र होता है वो ये होता है कि पोस्ट ऑपरेशन जो प्रोटेक्शन चाहिए आपको वो फ्रॉम नर्सिंग, बिकॉज नर्सेज टेक केयर ऑफ यू इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, वो बड़ी कमज़ोर है हमारी, दे आर नॉट अप टू द मार्क। कोई हो जाए कुछ, दे कांट डील विद द सिचुएशन। बाहर आप जाए तो द नर्सेज आर हाईली क्वालिफाइड, आई कैन वाउच फॉर इट। मैं तो खुद वहाँ के हॉस्पिटल्स में चक्कर कभी कभी लग जाता है, यू फील सो कंफर्टेबल। यहाँ नर्सेज बेचारी, मैं यहाँ गया तो
ब्लड सैंपल देना था, उसको मेरी वेन ही नहीं मिल रही थी, कभी इधर ठोक रही थी, कभी इधर। मैं कहा यार खुदा का खौफ कर, मैंने जान दे। वो लगी हुई थी ठकाक ठकाक। और मैंने कहा यार ये इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो ये यू कांट डील विद दिस सिचुएशन, एंड सो वी आर मेकिंग अ ब्लडी मेस ऑफ आवर रेपुटेशन। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, इट इज़ अमंगस्ट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड जी। तो इस सूरत हाल में क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर लुकिंग लाइक? आज हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन रेमिटेंसेस, कल को ये लेबरिंग क्लास में जा रही है, इसको उन्होंने वापस करना शुरू कर दिया, डिपोर्टेशन शुरू कर दी, या वापस करके नए लोगों को कम इनपुट कर दी, तो फिर क्या होगा? योर रेमिटेंसेस विल फॉल। वो तो ऑलरेडी आपको बेल आउट कर रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड कि किसको ये अप्रूव करते हैं, ये जो एजेंट्स हैं जो बेचते हैं इनको, और दूसरी तरफ वो भी जो लोग हैं उनको भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए किसको वीज़ा दे रहे हैं, किसको वीज़ा नहीं दे रहे, एंड सो ऑन। ये कांट सब ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ। एक और इसमें इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, अगर 1 मिनट है तो मैं जिक्र कर दूं। ब्रेक लेकिन आप मेंशन चलो मैं कर देता हूँ। वो ये कि आपने शुरू किया था 50,000 डिसअपेयर कर गए, तो कहाँ गए हैं? वो सस्ती लेबर कर रहे हैं बेचारे, कैदियों से भी बदतर जिंदगी है। अच्छा, बहुत कम से बहुत से अब इराक और सीरिया में चले गए जी, और वहाँ वो मुख्तलिफ तंजीमें ज्वाइन कर रहे हैं, आम तंजीमों को ज्वाइन कर रहे हैं, और वहाँ वो क्योंकि एज मर्सनरीज उनको पैसे मिलते हैं एज मर्सनरीज। यहाँ बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। वहाँ के एक बहुत बड़े सीनियर शियाइट पॉलिटिशियन नजफ से, वहाँ के मुफ्ती हैं वो, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज छपी हैं, और कि जनाब वो भी उन्होंने भी बिजनेस बनाई हुई है कि $10,000 दें, अच्छा, आपको मैं इराकी नेशनैलिटी ले देता हूँ। उन्होंने भी इस किस्म के काम शुरू कर दिए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अप्लाइंग फॉर दैट। तो ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं, कैसे करते हैं? बेच बूझ के भागते हैं यहाँ से, एंड वहाँ जाके दे एनीथिंग टू गेट अ जॉब एंड टू स्टे देयर। तो बड़ी इट्स अ टेरिबल सिचुएशन। मगर जो लीगल लोग जा रहे हैं वहाँ, वो भी अब सफ़र करने लगे हैं, बिकॉज उनके ऊपर भी शक की निगाह से कस्टम्स ऑफिशियल्स भी देखते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी देखते हैं। और वो मुझे डर है उस वक्त से कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया तो हमने सुन ही लिया, पाकिस्तान फोबिया भी इंट्रोड्यूस ना हो जाए, बड़ी अलार्मिंग बात है। दैट वुड बी वेरी अलार्मिंग। ठीक। और बड़े बड़े इश्यूज जब दिखाई दे रहा हो कि आपकी हुकूमत हल नहीं कर पाती, तो इस तरह के जो इशू पे नज़र हो जाते हैं, फिर इस तरह की हजीमत इंटरनेशनल लेवल पर देखनी पड़ती है कि आपका पड़ोसी उस बात पर बगलें बजा रहा हो। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब आपके सवालात। अदील लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? सेठ साहब, आपने प्रोग्राम में तबसरा किया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट इमरान खान के साथ बात करना चाहती है, तो वो ये बात आगे नहीं चलेगी। क्या किसी स्टेज पे मोहसिन नकवी साहब ये रोल प्ले कर सकते हैं? ओए होए होए, मोहसिन नकवी साहब ये रोल अदा कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब बात यह है कि यस, मोहसिन नकवी साहब बड़े करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उन्हें इतने इंपॉर्टेंट ओहदे मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो एक सियासी बहुत शऊर है उनमें, और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट सियासी रोल पिछले 3-4 साल में अदा किया है, और उनका बहुत बड़ा रोल है ब्रिंगिंग दिस होल सिचुएशन टुगेदर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड PDM। मगर इक्वली इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, असद साहब ने एक दफ़ा नहीं, बाकी PTI वालों ने एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाया है कि मोहसिन नकवी अगर किसी के वो ख़िलाफ़ हैं, या उसके से नाराज़ हैं, या नफ़रत करते हैं, या जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो है मोहसिन नकवी साहब। क्यों? क्योंकि ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आउस्टर ऑफ इमरान खान PTI गवर्नमेंट। तो अब सूरत हाल ये है, क्या अगर आप नेगोशिएट करने जाएं तो क्या वुड यू अग्री टू समबडी जिसको आप कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं कि आप आके नेगोशिएट करें? मेरा ख्याल है कि सिंपली फॉर दिस रीज़न मोहसिन नकवी जो है वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हाँ, क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी या गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मोहसिन नकवी साहब जाके इनसे बात करें? अगर इमरान खान एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि अपने दुश्मन के साथ बैठ के अक्रॉस द टेबल ये लोग बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज़ जब जब दुश्मन एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो फिर कोई ट्रस्ट नहीं होता, फिर मगर सिर्फ वहाँ बारगेनिंग होती है। तो फिर बारगेनिंग हो सकती है,
ऐसी क्या बात है, मगर मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ हम बड़े इमोशनल लोग हैं। और बाकी मैं ये भी शायद समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी इस किस्म के काम में। उसकी वजह ये है कि ये फ़ेल हो जाएगा, ये कामयाब नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कि वो नेगोशिएशन करे और वो फ़ेल हो जाए। लोग चाहते हैं कामयाबी हो जिस चीज़ में भी वो हाथ डालें। इसलिए मैं समझता हूँ कि नॉमिनेशन तो हो सकती है अगर मोहसिन का येस, ओके, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू द PTI। अभी भी वो, आपको पता है, वो KP गए थे, वहाँ KP के इमरान खान के लीडर्स के साथ वो बैठे, गंडापुर साहब के साथ बैठे और लोगों के साथ भी वो बैठे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट क्या ये यू टर्न इमरान खान लेने के लिए तैयार है? कल ही उन्होंने फिर मोहसिन के ख़िलाफ़ बयान दिया है। तो मेरा ख्याल बेटा कि कोई ऐसा बंदा अगर बात होनी है तो वो ऐसा बंदा लिया जाए जिसके बारे में पहले से प्री कंसीव्ड ऑब्जेक्शंस, प्रेजुडिसेस और हॉस्टिलिटी ना हो। तो इसलिए मोहसिन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई शक नहीं है। बट विल इमरान खान एक्चुअली एक्सेप्ट इट? आई थिंक ये फैसला इमरान खान को करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला सवाल भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये हैं आबिद मलिक साहब मीरपुर ख़ास से। आपने अपने तज़किये में कहा है कि 2019 के अंदर जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए और दीगर अवामिल के ज़रिए इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान से एक जलसा करवाया, धरना करवाया। आजकल जो हालिया धरना दिया जा रहा है जमात इस्लामी का, इसके पीछे किसका हाथ है और उसको कुल्ली जिस तरीके से फुल कवरेज दी जा रही है, तमाम मीडिया को लाइव दिखाया जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? जी, बहुत अहम सवाल है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, मैंने किसी ने जवाब नहीं दिया। और उसकी वजह भी ये है कि जवाब को ख़ास जमात को पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए सोच के बात करनी चाहिए। मैं इशारा कर देता हूँ। मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि गौहर एजाज साहब ये IPPs का इशू क्यों खड़ा कर दिया उन्होंने? क्या ये सिर्फ टेक्सटाइल लॉबी की बात कर रहे हैं या इससे कोई वसी पैमाने पर कोई बात कर रहे हैं? और मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये टेक्सटाइल लॉबी का तो मसला है, मगर इसके अलावा इसके पीछे एक सियासत भी है। और वो सियासत यही है कि किसी तरीके के साथ IPPs के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो ख़ुद टेबल पे आए और कुछ बातें मान लें और वॉलंटरली टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील करें। और इसलिए एक प्रेशर पॉइंट बिल्ड किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने तो नहीं कर सकती उस किस्म का प्रेशर पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं या ग्रुप्स हैं पार्लियामेंट के अंदर जो कि हिस्सेदार हैं इन IPPs के। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू टैकल दीज IPPs। मगर क्या बाहर क्या कोई माहौल बनाया जा सकता है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ जाए IPPs के ऊपर? तो मैं समझता हूँ ये इस्टेब्लिशमेंट का इस पर ज़रूर इंटरेस्ट है कि किसी न किसी तरीके के साथ IPPs को समझाया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि आप मेहरबानी करके कुछ कौम और मुल्क के लिए कुछ, बहुत आपने पैसे कमा लिए, कुछ करें। इसलिए मैं गौहर एजाज साहब को कहा कि आप अटैक करें। मगर आपने देखा इस किस्म की अटैक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही, कहीं से नहीं आ रही, जिस किस्म की बातें अब गौहर एजाज साहब कर रहे हैं। एकदम जमात इस्लामी कूद पड़ी है। जमात इस्लामी ने अभी तक सवाए कराची के अंदर ओकेजनली इश्यूज़ लेके खड़ी हुई है, मगर इंटरनेशनली उन्होंने इस किस्म के मुजाहरे और इस किस्म के ऑब्जेक्शंस और इस किस्म की नई बात की। और आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटी मिल रही है, कवरेज मिल रही है, मीडिया दे रहा है, सब दे रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये? मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ प्रेशर ग्रुप, कि जी आप ये प्रेशर डालें ताकि ये प्रेशर पड़े। अब क्या सिर्फ लोग पपेट्स ही हैं? जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है लोग, सियासी जमातें तैयार हो जाती हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि गौर साहब को जो बात समझ में आती है, उन्होंने कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सहारा लिया है, मगर बात जो कर रहे हैं वो आवाम के दिलों की बात। जमात इस्लामी को भी किसी ने अगर ये कहा होगा कि आप भी एहतजाज करें, तो उन्होंने सोचा होगा क्यों नहीं, ये तो एक पॉपुलर इशू है, और अगर हम ये इस पर ऊपर प्रेशर डाल के कोई कंसेशन मिल जाती है फ्रॉम द IPPs, तो ये हम तो इसके लिए क्रेडिट ले सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट आइडिया कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और पीछे से भी सपोर्ट है कि करें आप। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे महाज जो खुल रहे हैं अगेंस्ट IPPs, दे हैव अ पॉलिटिकल पर्पस, और वो पॉलिटिकल पर्पस यही है कि IPPs
के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हो नहीं सकती, कानूनी कार्रवाई, वो तो बड़े स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है। और जो हमारा रेकोडिक का जो एक्सपीरियंस है कि अगर हमें बाहर की अदालतों में घसीट के ले गए तो वहाँ बहुत 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 नुकसान हो जाएगा। अगर हमने किसी किस्म की क्रैकडाउन किया, इनकम टैक्स नोटिस दिए या पकड़ तक, तो वो भी हमारे गले पड़ जाएगी, क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने करके देख लिया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीनेगोशिएट किया जा सकता है, मगर उसके साथ थोड़ी सी नरमी शो करनी पड़ेगी IPPs को, ख़ुसूसन वो जो कि नाजायज़, बहुत ज़्यादा नाजायज़ प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ये उस किस्म की मुहिम है, और मेरा ये भी ख्याल है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव नताइज निकलेंगे। कुछ हद तक मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत रीनेगोशिएशन फिर हो सकती है, और शायद हो भी जाए इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स। लेकिन नौबत नहीं आनी चाहिए थी इस एहतजाज की, जिसके बाद ये हुकूमत सोचे कि अब हम बिजली की कीमतें भी कम करेंगे और हम IPPs के साथ भी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एहतजाज करना पड़ा बिलाखिर, और अब हुकूमत इस मामले पर घुटनों पर आई है। लेकिन हल क्या निकलता है, आपने जाना मोटिव बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है। मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रांत के लिए इजाज़त है।